गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट, हाउ आर यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम विद्यालय बंद हैं। वो विद्यालय किस कारण बंद हैं वो आप लोग सब लोग भली भांति परिचित होंगे। कोरोना महामारी की वजह से विद्यालय 3 मई तक बंद हैं। इस दौरान सभी शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन क्लासेज ली जा रही हैं। मैं आपको पर्यावरण और ड्राइंग पढ़ाऊँगा। आज हम पर्यावरण का प्रथम चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आपको पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारे लिए पर्यावरण क्यों महत्वपूर्ण होती है, ये इन मुद्दों पे हम आपसे चर्चाएं करेंगे। और जो भी मैं आपको जो PDF भेजूँगा उसको आप अपने फेयर कॉपी में सिलसिलेवार तरीके से नोट करते जाइएगा। जब विद्यालय खुलेंगे तब उसके उपरांत मैं आप लोगों की कॉपी को चेक करूँगा कि किस बच्चे ने कितना किया है। जिन बच्चों के पास मोबाइल सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए कोई साधन नहीं है, कृपया करके यदि आप लोगों के आसपास वो बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी अपनी कॉपी से काम करने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, अब आते हैं हम पर्यावरण। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि पर्यावरण किसे कहते हैं। अब हम पहली इकाई पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण। ठीक है बच्चों, अब पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। परिधन आवरण, ठीक है, परिधन आवरण से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है पर्यावरण। पर्यावरण हमारे पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाला वातावरण को कहते हैं। जिस जिस मंडल पर इंसान या जानवर एक जगह रहते हैं उसके चारों ओर का वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं। किसी भी जीव प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि हम लोग सुरई खेत में रहते हैं, जो हम ही थोड़ा रहते हैं सुरई खेत में। उसके अंतर्गत क्या रहते हैं, चारों तरफ हमारे पर्यावरण का पेड़ पौधे, अलग अलग किस्मों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उसके साथ जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। आए दिन बंदर सुरई खेत में आते रहते हैं, आपने देखा है ना। यदि हम कहें कि हम ही मनुष्य अगर पृथ्वी में रहे और ये चीज़ें ना रहें तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्यावरण है। पर्यावरण किन चीज़ से मिलकर, पहले तो एक जीवित प्राणी होना चाहिए और उसके चारों ओर पाए जाने वाले जो उसके हम हमारे आसपास क्या पाया जाता है। आपने कभी गौर करा कि हमारे अगल बगल क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। पेड़ पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, छोटी छोटी घास पाई जाती है और छोटे छोटे कीट पतंगे पाए जाते हैं, जंगली जानवर पाए जाते हैं। इन सब चीज़ों से मिलकर पर्यावरण बनता है। ठीक है, अब पर्यावरण की प्रकृति में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवित एवं अजीवित दोनों परिस्थितियों में सम्मिलित होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पर्यावरण के अंतर्गत जीवित एवं अजीवित, जीवित किसे कहते हैं, जिसमें प्राण होता है, जैसे हम हो गए, जानवर हो गए, पेड़ पौधों में जो सांस ले सकते हैं उनको हम क्या कहेंगे, जीवित कोशिकाएं कहेंगे। और अजीवित कोशिकाएं जो सांस लेने में असक्षम है, जैसे कि अब हम पत्थर, लोहा, सूखी हुई लकड़ी, अगर हम इन चीज़ों को रखें तो ये अजीवित कहलाए जाते हैं, जिनमें प्राण ही पाए जाते हैं। दोनों परिस्थितियों में सम्मिलित होते हैं, कहते हैं ये चीज़ दोनों चीज़ों में सम्मिलित होते हैं। ये हमारे आसपास हमारे हर जगह पाए जाते हैं। यदि आप अपने कमरे के अंदर रहते हो तो
हम निर्जीव वस्तुओं की बात करें तो आपके घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें रखी होंगी, अलमारी रखी होगी, पंखा रखा होगा, किताबें रखी होंगी, लकड़ी के बॉक्स रखेंगे। ये बहुत सी चीज़ें जो आपके कपड़े, चप्पल, जूते इत्यादि जो होते हैं, ये क्या है, ये सजीव तो है नहीं, ये निर्जीव है। ये हमारे हमारे आसपास ये हमारी आवश्यकताओं की परिपूर्ति करते हैं, इसलिए ये हमारी आवश्यकताओं का बहुत ज़्यादा क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है। अब मानवीय पर्यावरण में मानव की परंपरा, क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं। अब मानव द्वारा देखो, हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं या हम पर्यावरण की बात करें, तो यदि हम अपने अंतर्गत बात करें तो कोई चीज़ का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? मनुष्य के द्वारा किया जाता है। यदि हम कहेंगे जानवरों के द्वारा बड़े बड़े महल बनाए जा रहे हैं या मकान बनाए जा रहे हैं, या जो आए दिन हम बाज़ार से जो सामानें खरीदते हैं वो चीज़ें, पेंसिल, रबड़, कटर और ये किताबें, जूते, चप्पल, खाने की चीज़ें, वो किसके द्वारा निर्मित होती थी? मनुष्य के द्वारा निर्मित होती। या कोई उसे जानवर या जो और लोग बनाते हैं, नहीं बना पाते ना, क्योंकि वो चीज़ मनुष्य द्वारा बनाई जाती। तो मनुष्य ने उसको दो दो भागों में उसको विभाजित कर दिया, जीवित और अजीवित कोशिकाएं। अब जीवित कोशिकाओं के अंतर्गत क्या आती हैं? सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं। अब पादप कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं वो पादप जैसे फूल, पत्तियां, ये चीज़ें होती हैं जिसे हैं जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे हैं। और जंतु कोशिकाएं जो जीवित जो हम लोग हैं, जानवर, मनुष्य, इन श्रेणी को हम जंतु कोशिकाओं कहते हैं। इसके अंतर्गत जो महासागर, समुद्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, वो भी जंतु कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। हम जैसे बाजार से मछली लाते हैं तो वो भी जंतु कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब हम अजीवी अजीवी कोशिकाओं के बारे में पढ़ते। अब अजीवी होता क्या है? निर्जीव पदार्थों का संसार, ऐसा संसार जिसके अंतर्गत उनमें प्राण मात्र की कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। यदि हम बात करें स्थल, भूमि, अब आपसे मैं कहूँ कि भैया आपका आप अपने खेत पे कुल्हाड़ी से या किसी पेड़ को काटो या कुदाल से खेत खोदो, तो खेत को दर्द होता है? नहीं होता है ना। यदि हम किसी मनुष्य के सर पे या लकड़ी का डंडा मारें तो उसे दर्द होता है ना, क्योंकि वो जीवित कोशिकाएं हैं। अजीवित कोशिकाएं, स्थल, मरुस्थल, जो चीज़ें जीवित नहीं है उन्हें अजीवित कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है। अब हमारा पर्यावरण की बात करें, हम जो हमारा अगर हम अपने बाहर से खड़े होके देखें तो हम अपने चारों तरफ यदि नज़र घुमाएं तो हमें क्या दिखेंगे? हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देंगे, है ना। और मानव श्रृंखला दिखाई देगी। कहीं पर कि दूर दूर लोगों ने अपने अपने मकान बना रखे। यदि मनुष्यों का समूह, जो मनुष्यों का जो समूह बन के जो बनता है, उसके जो चारों ओर पाई जाने वाली जो चीज़ें होती, जो सजीव कोशिकाओं के अंतर्गत आती हैं, उसे हम पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं और उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। अब प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? अब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। मैंने बोला ना, मनुष्य मात्र से ही पर्यावरण का निर्माण नहीं किया जाता, इसके लिए सभी चीज़ों का होना आवश्यक हो। यदि मैं आपसे कहूँ कि लो मैं आपको एक गिलास चावल देता हूँ, मैं कहता हूँ आप उसको खा जाओ ऐसे ही, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपको? उससे क्या होगा? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना कच्चे चावल खाने से। तो यदि हम उसे पका के खाएंगे तो वो और ज़्यादा फूल जाएंगे, जिससे कि एक कटोरी चावल अगर हम उसे खाएं तो आप एक अकेले खा सकते हो। एक कटोरी चावल अगर हम उबाल के खाते हैं तो हम 2-3 लोग उसे मिल के खा सकते हैं। अब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत भूमि, अब क्या होता है? भूमि जो मरुस्थल, जहाँ हम खेतों को कहते हैं मरुस्थल। जल, अब वो भी अनिवार्य है, जल की भी अपनी भूमिका है पर्यावरण के अंतर्गत। यदि मानव को जीवित रहना है तो जल इंसान के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है ना। आप लोगों को पता है, यदि आप बिना पानी के एक दिन भी नहीं रह सकते हो, क्योंकि गला सूखने लग जाता है। हमारे शरीर में
75% पानी है। अब पानी यदि है, यदि हमें पानी नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर का पूरा पानी पसीने के रूप में या मूत्र के रूप में निकल जाता है। अब हमारे शरीर को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यदि हमारे शरीर को पानी नहीं मिले तो डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कि आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि इंसान की उसके अंतर्गत मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब वायु, अब आपको पता है ना वायु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यदि वायु ना हो तो हम जीवित रह ही नहीं पाएंगे। जितने भी पेड़ पौधे हैं संसार में, जो चीज़ें आपको जीवित दिख रही हैं, आज मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छी खासी हवा मिल रही, यदि पेड़ पौधे ना हों हवा बंद हो जाएगी ना, हवा का रुख बदल जाएगा। हवा होगी नहीं तो जीवित कोशिकाएं मृत हो जाएंगी और हमारे लिए, जो हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है। और उससे क्या होगा, यदि हवा हम ग्रहण करेंगे उससे क्या होता है, हमारे शरीर के जो भी फेफड़े हैं, जितना भी रक्त स्राव है, जो भी हमारे शरीर के अंदर का जो रक्त कर्णिकाएँ बहती हैं, उनके अंदर भी हवा का दबाव रहता है। हम हवा से क्या होता है, उसके अंदर बुलबुले बनते हैं और जो प्योर हवा हमारे शरीर के अंदर निकल जाती है और पूरे शरीर में उसका फिल्ट्रेशन होता है, जिससे कि हम जीवित रहते हैं। और पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यदि पेड़ पौधे हवा का निर्माण ना करें तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है बच्चों। आप पेड़ पौधों की बात करें, यदि मनुष्य के लिए भी तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अब ये सभी चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के लिए ये महत्वपूर्ण होती हैं। अब हम कहते हैं कि पौधे पेड़ पौधों की बात हम करें, और यदि हम कहते हैं यार बाज़ार से, अब हमारे पापा मम्मी बाज़ार जाते हैं, हम कहते हैं पापा बाज़ार से 1 किलो आम लेके आना, 1 किलो लीची लेके आना, 1 किलो सेब लेके आना। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, यदि हमारे पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ये चीज़ें हमें प्राप्त होंगी, हमें खाने को मिलेंगी। अब आप यहाँ रोटी खाती हो, चावल खाते हो, सब्जी खाती हो, ये कहाँ से आते हैं, ये सारे प्रकृति के अंतर्गत उगाए जाते हैं और ये पेड़ पौधों से ही तो प्राप्त होते हैं। आम हमें कहाँ से मिलता है, आम के पेड़ से मिलता है। लीची कहाँ से, लीची के पेड़ से। केला मिलता है हमें, केले के पेड़ से मिलता है। ये चीज़ें, यदि केला का पेड़ ना हो तो आप केला खा पाओगे, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और क्या सेब खा सकते हो, नहीं खा सकते हो ना। ये चीज़ें अगर पेड़ पौधे होंगे नहीं, हमें तो पता भी नहीं होगा कि इस टाइप का भी कोई फल होता है ना। इसके अंतर्गत हमें पेड़ पौधों की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। और जीव जंतु मिलकर प्रकृति पर्यावरण बनाते हैं। ये सारा चीज़, जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो इन सभी चीज़ों के मिलने से क्या होता है, पर्यावरण का निर्माण होता है। हम एक आवरण, परिधन आवरण, एक हमारा चारों तरफ का एक जो आवरण होता है, जो हमारे चारों तरफ फैला रहता है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, आपके परिवार का मुखिया आपके पापा होते हैं, आपके पापा का आपके पूरे परिवार में वो होता है ना, आश्रय होता है। उनके ही वजह से हम खाना खा पाते हैं, सब कुछ करते हैं, पापा इतना मेहनत करते हैं, तो हम क्या है, किसी के संरक्षण के अंतर्गत है ना। हम परिवार की बात करें तो आप अपने पापा मम्मी के अंदर का संरक्षित हो। उसी प्रकार से हम वातावरण की बात करें तो वातावरण के अंतर्गत क्या होता है, पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पर्यावरण हमारे हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व चीज़ होती है। खाने से लेके पीने से लेके वायु, श्वसन इत्यादि चीज़ हमारे लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा महत्व होते हैं। अब ये इन चीज़ों से मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। यदि एक चीज़ को लेके चलें हम, यदि हम कहें कि हम पेड़ पौधों को लेके चलें तो वायु कहाँ से प्राप्त होगी, जल कहाँ से प्राप्त होगा, उनके बिना इनका भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यदि पेड़ पौधों को पानी प्राप्त नहीं होगा तो वो क्या होगा, कड़ी धूप में सूख जाएंगे, वो जीवित नहीं रह पाएंगे, वो मृत कोशिकाओं के अंतर्गत हम उसे क्या करेंगे, उनकी संख्या को हम उसके अंतर्गत, मृत कोशिकाओं के अंतर्गत उसको रख देंगे कि भैया ये जीवित कोशिका नहीं है। अब एक छोटा सा नोट है, उसके अंतर्गत आप पर्यावरण यानी परिधन आवरण से पर्यावरण बनता है। इसको हम इंग्लिश में कहें, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति। अब हम
हिंदी में हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, है ना। अब उसको यदि इंग्लिश में उच्चारण के, ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसकी क्या इसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है, ठीक है, जिसका जिसका अर्थ होता है पड़ोस। अब अब हमारा समूह बनता है ना। अब समूह किस चीज़ से बनेगा, या आप अपने घर में हो और अपने घर के अलावा आपके अगल बगल कोई नहीं रहता, तो वो समूह कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना। जब आपके अगल बगल बहुत से लोग रहेंगे तो उन सभी लोगों का क्या होता है, जब एक जगह पर वो एक स्थान पर अगर खड़े होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एक समूह, वो समूह बनाते हैं। तो उसी तरह पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है, उसे पड़ोस भी कहा जा सकता है। एनवायरनमेंट शब्द है जिसका अर्थ है पड़ोस, ठीक है। अब पर्यावरण के अंतर्गत हम स्थल मंडल को पढ़ते हैं। स्थल मंडल होता क्या है? स्थल मंडल पृथ्वी की कठोर परिस्थितियाँ या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल जहाँ पर हम निवास करते हैं। अब देखो आप पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है जिसे स्थल मंडल का, जिसमें हम अपना रहते हैं, मकान बनाते हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं या स्कूल जाते हैं, स्कूल की बिल्डिंगें उसमें बनी हुई थी, वो स्थल मंडल है। खेती बाड़ी करते हैं, खाना और उत्पाद जो भी खाने की वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो स्थल मंडल से हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब ये क्या होती है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, आपको पता है ना, ये अंडे के आकार की है। इसमें 75% इसमें जल है और जितना जो भाग बचा है 25% जो बचा है वो स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। अब स्थल मंडल के अंतर्गत जब आता है जो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है जहाँ पर हम निवास करते हैं, जिसमें हम खेती बाड़ी करते हैं, जो इसको क्या कहते हैं, इस परत, ये ऊपरी जो परत होती है उसको हम स्थल मंडल कहते हैं, जहाँ पर हम जिस चीज़ को हम छू सकते हैं। आप खेत पे खड़े हो जाओ, जो खेत का जो ऊपरी भाग है, जो आप दूर अपनी नज़रें घुमाओगे, आपको पहाड़ दिखते हैं ना, ये स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। अब देखिए स्थल मंडल का निर्माण कैसे होता है। मंडल का निर्माण, जो ये प्रकृति में पाई जाने वाली खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, पोटेशियम, मैग्नाइट, जो ये चीज़ें होती हैं ये हमें स्थल मंडल से प्राप्त होती हैं। ये चट्टान, बड़ी बड़ी चट्टान होती हैं, उनके अंदर का खनिज बना होता है, मिट्टी की पतली सी परत बनी रहती है उसके। जैसे यदि हम ज़मीन को खोदें, हम परत दर परत अगर हम ज़मीन को खोदें तो हमें अगर यदि आप ज़मीन को 1 फीट खोदोगे तो उसके नीचे कुछ अलग परत दिखाई देगी। फिर धीरे धीरे खोदोगे तो हमें क्या मिले, धीरे धीरे करके अलग अलग परतों में अलग अलग खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। जहाँ पर लोहा भी हमें स्थल मंडल से प्राप्त होता है। खनिज, जितने भी खनिज होते हैं, पदार्थ होते हैं, और कोयला हमें वहीं से मिलता है, स्टील हमें वहीं से मिलता है, और पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी हम आज गाड़ियों में जो पेट्रोल डीजल भरते हैं वो भी हमें स्थल मंडल से ही प्राप्त होता है, ठीक है। यह यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थल आकृतियों वाला विषम धरातल होता है। अब स्थल मंडल के अंतर्गत हम कैसे पहचानेंगे ये स्थल मंडल, जितना पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, चाहे वो पहाड़ के रूप में हो या पठार के रूप में हो या मैदानी क्षेत्र, जब आप शहरों की तरफ जाओगे तो हमारे पहाड़ों में क्या होता है, चारों तरफ हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमें सामने पहाड़ दिखता है, हमारे अगल बगल पीछे दाएं बाएं सारी तरफ पहाड़ी पहाड़ दिखाई देते हैं ना। ये भी स्थल मंडल का ही एक भाग है। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा प्लेन्सों की तरफ जाएंगे, हल्द्वानी आप चले जाओगे, हल्द्वानी से जब आप चले जाओगे तो आपको एकदम मैदान दिखाई देगा, कहीं पर आपको पहाड़ दिखाई नहीं देगा। जहाँ जहाँ तक आपकी आँखें के नेत्र पहुँचते हैं वहाँ तक वो पूरा प्लेन मैदान सा दिखाई पड़ता है। और घाटी कैसे होती है, जब आप जंगलों की तरफ और विषम जंगलों की तरफ बढ़ोगे तो उसमें हमें क्या दिखेगा, घाटियों के तौर पे पानी बहता हुआ दिखाई देता है, घाटी नुमा घाटियों में।
वो रहता है। वो ये आदि विषम ये विषम परिस्थितियों और इस टाइप की जो आकृति हमारे जो भारत के नक्शे में या पूरे ग्लोब में दिखाई देती है, ये स्थल मंडल का ही एक स्वरूप होता है। ठीक है। और स्थल मंडल के अंतर्गत महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर सभी प्रकार की पाई जाती है। अब जो स्थल मंडल के ही अंतर्गत, अब स्थल मंडल के अंतर्गत हम अगर कोई कुआं खोदेंगे तो वो इस स्थल मंडल के ऊपर ही तो रहेगा। वो महासागर, झरने, झीलें, तालाबें, ये सारे स्थल मंडल के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है। अब आते हैं हम अगला टॉपिक, जलमंडल। अब जलमंडल किसे कहते हैं? जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। अब जल का क्षेत्र होता है क्या? अब आपके दिमाग में ये चीज़ दौड़ रही होगी कि जलमंडल, अब सर ने कहा कि जलमंडल। अब जलमंडल किसे कहते हैं? जहाँ पर बहुतायत मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त होता है। उसका एक उदाहरण आपके सम्मुख महासागर, समुद्र और ये जो बड़ी बड़ी झीलें होती हैं, उसको हम जलमंडल के रूप में जानते हैं। अब जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं ना, जहाँ पर बहुत मात्रा में पानी होगा, जैसे टिहरी डैम हो गया, भाखड़ा डैम हो गया, जितने भी डैम बने हैं उसमें पानी का मात्रा कितनी होती है? उसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और क्या होता है, और जहाँ पर भी आप, जहाँ तक भी आपकी नज़र पहुँचती वहाँ वो पानी पानी रहता है। तो हम उस स्थिति में वो जो हमें जो दिखाई दे रहा है उसको हम जलमंडल कहते हैं। ठीक है। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। अब जलमंडल का निर्माण किस प्रकार का होता है? जैसे पहाड़ों से झरने बहे, पहाड़ों से जब बारिश हुई, पहाड़ों से पानी बहते हुए घरेरों के माध्यम से या नदियों के माध्यम से, और तालाबों में जो पानी इकट्ठा होता है, जब सब मिलकर जब एक जगह पानी एकत्रित हो जाता है, ये सारा जब पानी जब पहाड़ों से, प्लेन्स में जो पानी जो बह के जाता है वो सारा समुद्र में इकट्ठा हो जाता है। जो ये समुद्र का जो आंतरिक मंडल होता है उसे जलमंडल कहते हैं। समुद्र कितना गहरा है अभी तक वैज्ञानिक लोगों ने उसकी गहराई का अनुमान भी नहीं लगा पाए हैं। कहते हैं कि 200 से 300 किलोमीटर नीचे समुद्र की गहराई है। अभी तक हमने इतनी ही खोज पाई कि समुद्र की गहराई, जहाँ पर समुद्र के अंदर का विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, और हमें समुद्र के अंदर से खनिज पदार्थों की भी बहुतायत मात्रा में प्राप्त होती हैं। आज हम पेट्रोल की बात करते हैं, डीजल की बात करते हैं, वो भी हमें समुद्र से प्राप्त है। समुद्र की तल को खोद के, जहाँ पर कहीं 100 सालों से दबे हुए मृत कोशिकाएं रहती हैं ज़मीन के अंतर्गत, और उसको हम जीवाश्म कहते हैं। वो जीवाश्मों से हमें कई प्रकार के ईंधन प्राप्त होते हैं, जिसे जिससे हम अपने आज दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। जलमंडल आप समझ गए। अब आते हैं हम वायुमंडल। अब वायुमंडल किसे कहते हैं? अब आपने वायुमंडल देखा ना, आपने कहा होगा कि सर वायु हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। सत्य वचन है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए वायुमंडल। अब वायुमंडल के अंतर्गत क्या आती है? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पहली परत को वायुमंडल कहते हैं। अब आपको दिखाई देती है वायु? नहीं दिखाई देती ना। तो जो हमारी जो पृथ्वी, जहाँ तक हमारे नेत्र घूमते हैं, जो जो ये जितना भी वातावरण हमें दिखाई देता है, हमारे आसपास जहाँ भी हमारी नज़र घूमती है, स्थल मंडल और पे चारों ओर का जो एक हवा का जो बहाव बहता है, जो हवा, उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल धरती स्थल मंडल से ऊपर की परत जो ऊपर को बहती रहती है, तो उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वातावरण को थामे रखता है। अब मान लीजिए, अब गुरुत्वाकर्षण क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? अब गुरुत्वाकर्षण बल वो बल होता है जो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। अब हम मान लीजिए हम कोई वस्तु आकाश की तरफ फेंकें, तो वो आकाश में ही रुक नहीं जाती ना। देखा आपने? हम आगे यदि कोई वस्तु या कोई बॉल आकाश की तरफ फेंकते हैं तो वो आकाश में
स्थिर नहीं हो जाती, वो एक समय पश्चात वो पृथ्वी पे आके गिर जाती है। हम जो वो कैसे गिरती है, वो भी है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। अब आप मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं, हम खेल रहे हैं, या हम कोई सामान ले रहे हैं। मान लीजिए मैंने 20 किलो का कट्टा अपने सर पे रखा है और मुझे भारी महसूस होता है। वो भारीपन क्यों महसूस होता है? वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमें भारी महसूस होता है। हम कोई सामान उठाते हैं तो उसमें हमें बल का प्रयोग करना पड़ता है। मान लीजिए चंद्रमा की स्थिति के बारे में बताता हूँ। वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कहीं कम है, कहीं गुना कम है। यदि हम एक यहाँ पर पृथ्वी पर अगर हम 50 किलो वजन उठा लेते हैं, ठीक है, तो चंद्रमा पे हम उसका 3 गुना वजन उठा के चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का बल बहुत निम्न हो जाता है, जिससे कि हमें वो भार का जो द्रव्यमान होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण वो चीज़ वस्तु हमें हल्की महसूस होती है। और क्योंकि वो अपने केंद्र की तरफ नहीं खींचती है। और पृथ्वी क्या होता है, पृथ्वी कोई भी वस्तु हम ऊपर को फेंकते हैं तो वो अपनी केंद्र की तरफ को खींचती है, जिससे कि हम पृथ्वी के स्थलमंडल पर घूम सकते हैं, चल सकते हैं। यदि गुरुत्वाकर्षण बल न्यूनतम होता तो हम स्थलमंडल पर अपने पैर भी नहीं रख पाते, तो वो हम आसमान की तरफ उड़ना शुरू हो जाते। इसको ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। देखो पेड़ पौधों को कौन होगा, यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो जितने भी हम अपना मकान बनाते हैं, गाड़ियाँ रोड पे चलती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो चीज़ें कहाँ चलती, ज़मीन पे चलती है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, ये चीज़ें, मकान भी हवा में तैरना शुरू हो जाता है, जो गाड़ी चल रही वो भी आसमान की तरफ उड़ने लग जाती, जो आप चल रहे हो वो भी आप आसमान की तरफ उड़ने लग जाते। ये चीज़ें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमारे पृथ्वी को थामे रखता है। यह सूर्य को झुलसने वाली गर्मी या हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। अब जो हमारे, अब मान ले वायुमंडल किस किस प्रकार का होता है, देख लीजिए। अब मैं आपको एक डेमो करके दिखा रहा हूँ। अब ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य से हमारी तरफ को एक किरणें निकल रही, देख रहे हो? जो किरणें निकली, ये किरणें हम बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। जो हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी के अंतर्गत हमें क्या प्राप्त होती है, वो एक वायुमंडल में ओजोन परत होती है। वायुमंडल की परत में मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है, ये वायुमंडल है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो वायुमंडल है। अब सूर्य से कई हानिकारक किरणें निकलती हैं, जिससे कि मनुष्य के लिए वो बहुत हानिकारक होती हैं, जिससे कि कैंसर हो जाता है, और त्वचा रोग हो जाते हैं, पीलिया का रोग हो जाता है। और ये वायुमंडल में जब सूर्य की किरण हमारे पृथ्वी पे पड़ती है, तो वायुमंडल से हानिकारक किरणें हमारे ओजोन परत उनको रोक देती है, और जो जिससे कि हानि नहीं होती, वो किरणें हमारे पृथ्वी में पहुँचती हैं, जिससे कि हमें क्या होता है, कई बीमारियों से बचाते हैं, और ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, और कई ऐसी चीज़ें होती है जिनसे हमारी रक्षा होती है, हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा होती है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। अब आपने देखा ना, वायुमंडल में अगर कोई किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है, तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, हमारी इस पृथ्वी में पड़ता है ना। पृथ्वी में पड़ेगा, आए दिन भूकंप आएंगे, बारिश होगी, और मौसम में परिवर्तन, अचानक गर्मी बढ़ जाएगी, और जो जंगलों में स्वयं आग लग जाएगी, और गर्मी इतनी हद तक बढ़ेगी जिससे कि जो हमारे जलाशय हैं तो वो स्रोत सूखना शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण जो हमारी धरती में जितना पानी है वो वाष्प बन के आकाश की तरफ उड़ जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा, जिससे कि हमारे पानी का स्तर बहुत कम हो जाएगा, और हमें पानी पीने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमें बहुत गहराई तक खोदान करना पड़ेगा, जिससे हम पानी प्राप्त हो। यदि ये चीज़ें ना हो,
तो हमारा जीवन संकट में आ सकता है। ये हमारी रक्षा के लिए जो ये परत है ना, जो ये पूरा परत होता है, ये परत हमारे लिए रक्षा करती है। ठीक है, हमने जलमंडल पढ़ लिया, वायुमंडल पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल और जल एवं वायु मिलकर जीवों को संभव बनाती है, कहता है ना। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और ये नोट्स आप अपनी कॉपी में भी ले। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ क्या है। ठीक है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर। अब पादप क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, पेड़ पौधे ये चीज़ें होते हैं। और जीव जंतु जो हम हैं और जो समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव और अपने कीट पतंगे, इनको हम जीव जंतु के अंतर्गत, ये मिलकर हम जैवमंडल जहाँ पर जीवित प्राणी रहते हैं और को क्या कहेंगे, जीवमंडल। जो सजीव हैं, जो आपस में गति कर सकते हैं, जो चल फिर सकते हैं, जो किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, वो क्या होता है, वो होता है सजीव मंडल का संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है, कहते हैं, वह सेंसिटिव क्षेत्र है, यह महत्वपूर्ण भाग होता है जहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल मिलकर जीवन को संभव बनाती। जब मान लीजिए स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल ये सभी मिलकर क्या होता है, जैसे अब आपको मैं बताता हूँ। देखो, जल, वायु, स्थल, ये तीन चीज़ों के बिना मानव का जीवन के बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। यदि ये तीन चीज़ नहीं होते, मानव जीवन का अस्तित्व एकदम शून्य के समान है। मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जब ये तीनों मिलकर, जहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल मिलकर जीवन को संभव बनाती है। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है ना, एक दूसरे से जुड़ी ना। जब ये एक दूसरे से जुड़ी है तभी जाके जीवन की परिपाटी निरंतर तरीके से आगे को बढ़ती है। अगर ये चीज़ें नहीं होती, अगर मान लीजिए हम इसमें से हम जल को हटा दें, तो जल के बिना तो स्थल मंडल का भी अस्तित्व अधूरा है, वायु का भी कोई अस्तित्व ही नहीं है। वायु कब ग्रहण करेगा, कौन ग्रहण करेगा, स्थल मंडल ग्रहण करेगा नहीं ना, जीवित कोशिकाएं ग्रहण करेंगी। ठीक है, अब परिवर्तन क्या होता है, अब हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब परिवर्तन किसके अंतर्गत आएगा, वो देखिए। परिवर्तन वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारणों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। जिसका कहने का मतलब है, जहाँ पर जीवधारी आपस में हम क्या करते हैं, आप लोग, अब ऐसा तो नहीं ना, जैसे आप विद्यालय में आते हो, आप लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हो, सब मिलकर आप अपने पड़ोस में देखते हो, आपके मम्मी पापा ये एक दूसरे से बात करते हैं, आपके चाचा ताऊ आपके गांव में और गांव से बाहर दोराहाट नए बिठौली में, रानीखेत, अल्मोड़ा, ये क्या है, ये जहाँ ये इन क्षेत्रों में क्या होता है, जीवधारी निवास करते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। जब ये आपस में जुड़े हुए हैं तब जाके क्या होता है, एक स्थल मंडल और जीव मंडल का विकास होता है, जीव मंडल की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब भौतिक और रासायनिक कारणों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वह निवास करते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं और भौतिक क्रियाएं भी। और रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं, अब जहाँ पर हम किसी चीज़, मान लीजिए रासायनिक क्रिया, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, दूध से दही बनता है, वह रासायनिक क्रिया के अंतर्गत आती है। अब भौतिक क्रियाएं क्या होती है, अब जहाँ पर कोई कार्य किया जाता है, मान लीजिए हम लकड़ी काट रहे हैं, उसमें क्या होता है, भौतिक का नियम लग रहा है, हम कुल्हाड़ी से लकड़ी कट रही ना, एक तरफ का बल हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये एक दूसरे से संबंधित है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण का संबंध है एक दूसरे से। अब मान लीजिए हम कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे हैं, ठीक है, लकड़ी कब कटेगी, जब आपके अंतर्गत क्षमता होगी,
कुल्हाड़ी से जब लकड़ी कब काटोगे, जब आपके अंदर उतनी ऊर्जा होगी तब जाके तब लकड़ी कटेगी ना। ये यदि आपके शरीर के अंदर ऊर्जा ही नहीं है, कुल्हाड़ी उठाने की हिम्मत ही नहीं है, तो कहाँ से तुम लकड़ी काटोगे। ये चीज़ें कब होंगी, ठीक है, ये चीज़ें कब होंगी, जब आपके अंदर का ऊर्जा होगी। ऊर्जा कहाँ से होगी, जब आप खाना खाओगे, आपके अंदर जब कैलोरी, जितनी शरीर को कैलोरी की ज़रूरत होती है उतने कैलोरी जब आपके शरीर को प्राप्त होगी, तब जाके ऊर्जा का निर्वाह आपके शरीर के अंतर्गत होगा ना, तब जाके वो कार्य आप संपन्न कर पाओगे। अब सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। ये सत्य है ना। हम एक दूसरे से जुड़े हैं ना, पर्यावरण पर ही हम सब लोग निर्भर हैं। क्यों, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। अब कहने का तात्पर्य है, अब देखो, पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होता है, कहते हैं। देखो, बकरी है, बकरी किस पे निर्भर होगी बताइए, पौधों पे। शाकाहारी होती ना, वो पौधे खा के अपना जीवन बसर बसर करती है। अब जंगल में शेर है, अब वो शेर किस पे निर्भर है, शाकाहारी पर। शाकाहारी कौन है, जो पेड़ पर जो फल फूल कंदमूल चीज़ें खाती हैं। अब ये पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है, जो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यदि ये घटक एक दूसरे से ना जुड़ें तो पर्यावरण का अस्तित्व बहुत संकट में आ जाएगा। पेड़ पौधों से हमें, अब देखो, तीन चीज़ें होती हैं, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो उनको खाते हैं। अब कौन खाते हैं, जो जंतु जंतु हैं, बकरी, ये वो, मैंने जो आपके जीव जंतु जितने भी हैं वो चीज़ें होती हैं। अब उस उससे क्या होता है, जीव जंतु व मानव, ये सारा जब हम खेतों पे चावल हम उगाएंगे, हम उनको फिर बीनेंगे, तब जाके हम खाएंगे। हम वो पर्यावरण के अंतर्गत ही तो है ना। अब पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से हमें कितनी चीज़ें प्राप्त होती हैं। आप ये चीज़ पता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि फल फ्रूट सब्जी अब्जी जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, वो चीज़ें हमें पर्यावरण से प्राप्त होती है। अब पर्यावरण से, अब मैं कह रहा हूँ कि अब पर्यावरण से आपको प्राप्त नहीं होती है। अब मैं कहता हूँ जलमंडल से भी हमें बहुत कुछ प्राप्त होती है। ये सब चीज़ अपने लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अब मैं आपसे कहूँ अंतरिक्ष में चले जाइए, किसी दूसरे ग्रहों में चले जाइए, वहाँ पर पर्यावरण स्थित नहीं है, तो वहाँ आप क्या होगा, वीरान जगह होगी जहाँ पर गैसों का भी दबाव होगा, और सूर्य की किरणों से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही उसका भी प्रभाव पड़ेगा। आप वहाँ पेड़ पौधे नहीं, तो सांस भी नहीं, 2 पल के लिए आप वहाँ जीवित नहीं रह पाओगे। यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से हमें सांस लेने के लिए हवा मिलती है, ताज़ी हवा मिलती है, जिससे कि हमारे शरीर का परितंत्र संचालित रहता है। और क्या होता है, गेहूँ फूल फ्रूट जितने भी चीज़ें हमें खाद्य पदार्थ होते हैं वो हमें पर्यावरण से प्राप्त होते हैं। ईंधन के तौर पे भी हमें, ऊर्जा के तौर पे भी हमें लकड़ी प्राप्त होती है, जिससे कि हम अपना खाना बना सकते हैं। अब मान लीजिए, अभी वर्तमान समय में तो ये गैस आया है, उससे पूर्व हमारे पूर्वज ये क्या करते थे, हैं बताइए। हमारे पूर्वज लकड़ियों में ईंधन किससे प्राप्त है, ज्वलनशील चीज़ें खाना बनाना किससे करते थे, हैं। वो तो सब पर्यावरण पे ही तो निर्भर थे। हम पर्यावरण, आज भी हम पर्यावरण पे, गांव घरों में आज भी गैस थोड़ा जाती, लकड़ियों, अगर लकड़ियाँ गांव घरों में ना हो तो खाना बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे ना। वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, हैं। यदि खेतों में अगर जुताई नहीं होती, हमें फल फ्रूट या गेहूँ चावल सब्जी धान बाजरा तिल दलहन इत्यादि चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, खेतों से प्राप्त होती हैं। पर्यावरण के अंतर्गत ही तो प्राप्त होती है। ये सारी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, परितंत्र का निर्माण करते हैं। ये आपस में जो मिलकर क्या होता है, ये सभी आपस में मिलकर परितंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है बच्चों, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ों को आप एक बार ध्यान से ध्यान दीजिए और उसे अपने आप में ग्रहण करें और उसका नोट्स भी बनाइए। मैं स्कूल खोलेंगे उसके पश्चात मैं आप लोगों की कॉपी चेक करूँगा, ठीक। अब मैं सभी गार्जियनों से निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों पे विशेष ध्यान दें। जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो चीज़ें वो अपने कॉपी में उसका अनुसरण करें और उसका अध्ययन करें, क्योंकि
अभी आप ही उनके प्रथम गुरु के तौर पे आप ही हैं। आप भी उसके संरक्षण गुरु की भूमिका भी आप ही निर्वाह करें, क्योंकि ये पृथ्वी पर जो वायरस कोरोना महामारी वो जो फैल रही उससे जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुका है। इसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन की स्थिति लागू की गई है, जो 3 मई तक लागू है। क्या पता है ये वायरस और अधिक मात्रा में फैले, क्या पता और समय के लिए स्कूल बंद हो, तो इसलिए आप लोग अपने बच्चों पे विशेष ध्यान दें। जो चीज़ हमारे से हो सकेगी हम वो चीज़ें ऑनलाइन के ज़रिए आपके बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात यह है कि प्राय वो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। मैंने कहा ना, एक दूसरे से सब आपस में जुड़े होते हैं, जिसको हम परितंत्र का निर्माण करते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, देखो, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से तालाब, सभी परिस्थिति तंत्र के अंतर्गत, पर्यावरण पर परितंत्र के अंतर्गत होते हैं और पर्यावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। यदि हमारे वातावरण में वर्षा ना हो तो क्या ये चीज़ें जो हम कह रहे हैं वो चीज़ संभव हो पाएगी? उस चीज़ की हम कल्पना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती। अब बच्चों एक चीज़ ये ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दिवस 5 जून, ये याद रख लीजिए। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्या पता आपके 6 मई के पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आते हैं हम मानवीय पर्यावरण। अब मानवीय पर्यावरण कहते हैं किसे? अब इसे ध्यान से सुनिए। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक प्रतिक्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। अब मानवीय पर्यावरण, मनुष्य जो चीज़ पर्यावरण से चाहता है, जो चीज़ें अपनी स्वेच्छा से चाहता है, वो चीज़ पर्यावरण में परिवर्तन करता है ना। अब मैं कहूँ ये बिठौली में बहुत ढेर सारे पेड़ पेड़ के चीड़ के पेड़ हैं, ये भीमल के पेड़ हैं, बहुत ही गंदे लग रहे हैं। अब परिवर्तन की बात करें, हम परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? देखो, हमने अगर इतने ढेर सारे, अगर आपकी बिठौली में ढेर सारे भीमल के पेड़ हैं, तो मैं कुड़ाल लेके गया, मैं सबको काट दिया, तो अब मैं उसमें क्या करा? एक क्षेत्र का सारे पेड़ पौधे मैंने काट दिए, तो अपने ही अनुसार उसमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ ना, पर्यावरण में परिवर्तन दिखाई दिया ना। अब क्या हुआ? वो जो उस क्षेत्र की तरफ सारे पेड़ पौधे कट चुके हैं, तो वहाँ हुआ खाली, जो पहले हरा भरा दिखता अब वो स्थान एकदम बंजर उजाड़ जैसा दिखाई देता है। तो मनुष्य अपने हिसाब से पर्यावरण को बदलने में आज सक्षम है, वो चीज़ें करता भी है, जिसकी वजह से पर्यावरण को बहुत ढेर सारा नुकसान पहुंचता है और आए दिन वो चीज़ें हमें देखने को प्राप्त होती हैं। आज मनुष्य ने पर्यावरण को इतना ज़्यादा गंदा कर दिया है, जिसकी वजह से मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं। आज देख लीजिए ठंडा आज गर्मी का मौसम, जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जानी चाहिए थी मगर पड़ नहीं रही। आज भी थोड़ा ठंडा हो रहा है, थोड़ा बारिश हो रही, तो उसके बाद हमें ठंडा महसूस हो रहा है। आप लोग रजाई ओढ़ के अभी भी सो रहे होगे। देखिए, ये इस प्रकार से पर्यावरण में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। जिस समय खेतों में क्या होती है, बारिश की ज़रूरत होती है, उस टाइम बारिश नहीं होती है, जिससे क्या होता है, हमारी फसलें नहीं हो पाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। और उस टाइम पे बारिश होती है, मान लीजिए अभी गेहूं की फसल की कटाई चल रही है। अभी हमें क्या होता है, हम अपने खेतों से गेहूँ काट के घरों में लाते हैं और उसे सुखाते हैं, तो अपने अंदर उसका संरक्षण करते हैं। मान लीजिए अभी बारिश इतनी मात्रा में हो जाए जिससे कि हमारी गेहूँ की फसल क्या होती है, बर्बाद हो जाती है। ये कारण होता है कि पर्यावरण में मानव द्वारा अपनी छेड़छाड़ की जाती थी, उसका परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। जो सोना जो सुनामी आई, जो बड़े बड़े तूफान आते हैं, ये चीज़ें कैसे आते हैं? ये हमारे जो पर्यावरण में छेड़छाड़ की है, तो उसके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। अब वस्तु विनिमय पद्धति हुई, वह होती है जो वस्तुओं का अदला बदली का व्यापार करते हैं, जिसमें धान का प्रयोग नहीं होता। ठीक है। औद्योगिक क्रांति से बड़े बड़े पैमानों में उत्पादन हो गया है। अब बच्चों, मैं आपको जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैं अब यहाँ से नीचे ये वाला हिस्सा मैं आपको
कल पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैं इसको आपको PDF फाइल भेज दूँगा, आप उसको उतार के अपने उसमें नोट कर लीजिए। अब मैं कह रहा हूँ ना कि मनुष्य ने किस प्रकार वातावरण को बर्बाद कर दिया। आप देख लीजिए, आज हम कुछ भी जंगलों में आग लगा देते हैं, जिससे कि बहुत ढेर सारे पेड़ पौधे क्या होते हैं, जल के ना खाक हो जाते हैं। जंगली जानवर जितने भी पंछी हैं, चिड़ियाएँ हैं, और छोटे छोटे जंगली जानवर जिन्हें भी, वो क्या होते हैं, उस आग की वजह से जल जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे हमारा पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। और पेड़ पौधे इस प्रकार जल जाते हैं कि वो दोबारा उग नहीं पाते हैं। जो छोटे छोटे पेड़ पौधे वो इतने जल जल जाते हैं, तो क्या हो, जंगलों में आप लोग पेड़ लगाने जाते हो, नहीं लगाने जाते हो ना। इस वजह से क्या होता है, वो जो जंगल जल जाते हैं उससे हमारे पर्यावरण में काफ़ी धुआं भर जाता है, जिससे जहरीली गैसों का निर्माण होता है। और धुआं से मानव की बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती। अभी आपने देखा कि 2019 में 6 से 7 महीने ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी। वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहाँ कई कई करोड़ हजार रुपयों का नुकसान हो गया, जिससे कि वहाँ की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। और वहाँ के देश आज भी उस चीज़ का दंश आज भी झेल रहा है, वो आज भी उबर नहीं पाया है। कई 100 किलोमीटर उनका जंगल जल के खाक हो गया। खेत खलियान, फल फ्रूट के पेड़ जल के राख हो गए। यहाँ तक कि वो आग इतनी भयंकर थी कि वो शहरों की तरफ बढ़ गए, जिससे कि कई घर जल जुल के खाक हो गए। ये सारी चीज़ पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने से होता है। बच्चों, अब हम आपको लोगों को कल मिलते हैं। जितना भी मैंने आपको बता रखा है वो चीज़ें आप ध्यानपूर्वक सुने और उसको अपनी कॉपी में लिखें। जय हिंद, जय भारत।